वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4। आज का टॉपिक रहेगा अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अगर आपको याद हो, हमने एक एक्टिविटी की थी कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में क्लास 7th में। अब हम और उस टाइप की रिएक्शन कुछ करते हैं और एक्टिविटी 4.8 से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो एक्टिविटी 4.8 को करने के लिए हमें चाहिए होंगे 500 ml बीकर। इन बीकर्स को हम लेबल कर देंगे A, B, C, D, E। हर एक बीकर के अंदर हम 50 ml वाटर लेंगे। अब हर एक बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, उन सब्सटेंसेस को डिजोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, बीकर को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आप नोट करते हैं, यानी कि जो भी आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये आपने 5 बीकर लिए A, B, C, D, E। इन पांचों में आपने 50 ml वाटर ऐड किया। उसके अलावा जैसे बीकर A में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, बीकर B में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, बीकर C में जिंक सल्फेट, D में आयरन सल्फेट और E में भी जिंक सल्फेट। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे A और B में जो वाटर था उसमें आपने 1 टीस्पून फुल करके कॉपर सल्फेट डाला। A में भी कॉपर सल्फेट है, B में भी कॉपर सल्फेट है। C और E में आपका जिंक सल्फेट है, C और E में जिंक सल्फेट है, D में आपका फेरस सल्फेट है। अब क्या करेंगे, इसके अलावा जैसे ये आपका कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे हम जिंक ऐड करेंगे। जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालेंगे बीकर A में। तो आप ये देखिए, जैसे ही हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए, जो हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसका कलर देखिए चेंज हो गया। और आप देखेंगे कि नीचे जैसे ये कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया और आप देखेंगे कि नीचे एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया है। मतलब आप ये देखेंगे कि जब आपने इसमें जिंक डाला तो हमारा जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा नीचे बैठ गया। सिमिलरली ये आपका कॉपर सल्फेट B में आ जाते हैं। अब B में जो आपका कॉपर सल्फेट था उसमें आपने आयरन नेल रखा। ये देखिए, आयरन नेल जैसे ही आपने रखा, कुछ टाइम के बाद ये आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गया और आपका बन गया फेरस सल्फेट। और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन में क्या आ गया, सॉल्यूशन अब आपका है फेरस सल्फेट और आयरन कॉपर था इसमें, तो कॉपर आपका नीचे डिपॉजिट हो गया। तो इन दोनों में क्या हुआ, देखिए जिंक है, जिंक ने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट में क्या था कि कॉपर और सल्फेट के बीच में बाइंडिंग थी, लेकिन जिंक बोलता है कि भैया मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मुझे सल्फेट के पास बैठना है। तो जिंक ने कॉपर को धक्के देके इसको पीछे हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और यहाँ बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा चुपचाप नीचे बैठ गया। सिमिलरली जब बीकर B में हमारा कॉपर सल्फेट था, फिर आयरन नेल हमने उसमें ऐड किया, तो आयरन फिर से कॉपर को बोलता है कि आई एम मोर स्ट्रोंगर देन यू, और आयरन फिर से कॉपर को धक्का दे देता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना, क्योंकि आयरन बोलता है कि सल्फेट मुझे पसंद है, मैं सल्फेट के साथ कंबाइन करूंगा, सल्फेट के साथ बैठूंगा, तो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बनाता है और जो कॉपर है वो बेचारा फिर से नीचे बैठ जाता है। अब हम बात करते हैं बीकर C की। बीकर C में हमारा क्या था, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट में हमने ऐड किया कुछ कॉपर की टर्निंग्स। तो अभी जैसे हमने बीकर A की जब हम बात कर रहे थे, हमने बताया था कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो अब यहाँ पे हमारा जो बीकर C है उसमें पहले से ही जिंक सल्फेट है। अब कॉपर आया तो कॉपर के बेचारे की औकात नहीं है कि वो जिंक को हटा दे, तो कॉपर आया, कॉपर एज इट इज बैठा रहा एक कोने में दुबक के, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो रिएक्शन हुई ही नहीं, कोई हलचल हुई ही नहीं। तो C में आप देखोगे कि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। D में हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा आयरन सल्फेट था और इसमें हमने क्या ऐड किया, कॉपर ऐड किया। तो जैसा अभी हमने बीकर B में देखा था ना कि आयरन जो है कॉपर को धक्के मार के दूर कर देता है, आयरन बोलता है कि मैं कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, और कॉपर बेचारा चुपचाप नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ तो आयरन सल्फेट है, कॉपर आएगा
तो आयरन तो ज्यादा ताकतवर है, क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कॉपर आया, एक कोने में चुपचाप बैठा और बैठा रहा, कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि कॉपर ने हिम्मत ही नहीं की कि वो आयरन को धक्का मारे। उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है। आयरन जो है दैट इज मोर पावरफुल देन कॉपर। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई। अब जब हम बात करते हैं ई की, तो ई में हमारा सॉल्यूशन क्या था? यहाँ पे था हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है, और इसमें हमने डाला क्या? जिंक सल्फेट। इसमें हमने जिंक सल्फेट के अंदर डाला आयरन नेल्स। अब जो है जिंक जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब आयरन की हिम्मत नहीं है कि वो जिंक को हटा सके, तो अब आयरन गया और चुपचाप कोने में बैठा रहा, बीकर में कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन हुआ? जिंक, उसके बाद आयरन एंड देन कॉपर। तो अगर यहाँ पे जैसे आपसे 3 मेटल दे दिए, आपको 3 मेटल दे दिए, जिंक, आयरन और कॉपर, और आपसे पूछा कि इनकी रिएक्टिविटी बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नंबर 1 पे है जिंक, नंबर 2 पे है आयरन और नंबर 3 पे है कॉपर। नंबर 3 पे है आपका कॉपर। तो इस पूरी एक्टिविटी में आपको यही समझाया है। सो यहाँ पे जैसे बीकर ए और बी में हमने क्या देखा कि ए वाले में जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। बी वाले बीकर में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन था, आपका आयरन सल्फेट बना। तो ये जो है जैसे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया या फिर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है एक एटम दूसरे एटम को, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम पूरा समझ चुके हैं, बट स्टिल एक बार आप बुक का देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। What changes do you observe in various beakers? जैसे आपने कंपोनेंट्स ऐड करे तो आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि one metal displaces another metal from its compounds in aqueous solution। ये हमने पहले से पढ़ा, ये किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहां पे एक मेटल कंपाउंड से जो सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन का जो कंपाउंड है, वहां पे जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसा हमने बीकर ए में देखा कि जो जिंक है इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यही रीजन था कि जो हमारी बीकर ए था, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें रखा था, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू कलर था। जैसे ही हमने उसमें जिंक डाला, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और एक पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर बीकर की बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, ये था हमारा कॉपर सल्फेट प्लस रिएक्शन होता है जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट का हमारा कलर है ब्लू कलर, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमारा कलरलेस है, प्लस जो आपका कॉपर है वो नीचे बीकर की बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। चाहे तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये आपका फिगर है, ये बीकर ए था जिसमें आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था। जैसे ही आपने इसमें जिंक डाला, कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हुई, तो जो आपका सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया और कॉपर जो नीचे रेड पाउडर फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो गया। और सिमिलरली जो बीकर बी में रिएक्शन हुई उसको भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चलो लिख लेते हैं। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी बीकर बी में, जिसमें पहले कॉपर सल्फेट था, फिर हमने उसमें आयरन नेल डाला, मतलब Fe के साथ रिएक्शन होगी, हमारा बनेगा आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा नीचे डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पे पहेली क्या कह रही है कि पहेली बोल रही है, अब मैं समझी कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि जो बीकर सी डी ई है वहां पे कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो अब हम बात कर लेते हैं सी डी और ई की। तो यहाँ पे पहेली बोल रही है कि यहाँ पे कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो कलर देखो, अगर कलर चेंज होता तो क्या होता? ये देखिए, सी में था हमारा जिंक सल्फेट, हमने उसमें कॉपर टर्निंग्स डाले, तो अगर हमारा
कॉपर जिंक को रिप्लेस करता तो कलर चेंज होता। डी में जैसे हमारा आयरन सल्फेट था, हमने कॉपर ऐड किया, अगर हमारा कॉपर आयरन को रिप्लेस करता तो कलर चेंज होता। और ई में हमारा जिंक सल्फेट था, हमने आयरन डाला, अगर हमारा आयरन जिंक को रिप्लेस करता या डिस्प्लेस करता तो कलर चेंज होता। लेकिन यहाँ पे तो कलर चेंज तीनों ही केसेस में हुआ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो रिएक्शन हुई ही नहीं। मतलब कॉपर जो है वो जिंक से कम पावरफुल है। यहाँ पे जो बीकर डी में हमने देखा कि कॉपर जो है आयरन से भी कम पावरफुल है, और ई बीकर में हमने क्या देखा कि जो आयरन है वो जिंक से कम पावरफुल है। सो हमने क्या देखा कि हमारी साइंस में कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स ये कहता है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, और एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो ए और बी है वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, लेकिन सी डी ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। तो अब आप यहाँ पे can you guess the sequence of the metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? अब इन तीनों में जिंक, आयरन और कॉपर में आपको इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। वीडियो के शुरू में हम ये बता चुके हैं, सो ये आप मुझे आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।